हेलो एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये एनआईए समरी चल रही है जिसमें हम लोग अब नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ 508। इससे पहले हमने 501, 502, 506, 7 4 कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 508 पे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। इसमें हम लोग आर्ट एजुकेशन के बारे में जानेंगे और स्टार्ट करते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है और आप शेयर कर रहे हो वीडियोस को। तो जो भी DTEED+P की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भी पेडागोजी आता है तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हो। DTEED+P के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो शेयर कर दीजिएगा एंड ये भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कॉमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग यूनिट 1 पढ़ेंगे, कला और कला शिक्षा की समझ, यानी कि आर्ट एजुकेशन एंड इट्स अंडरस्टैंडिंग। शुरुआत करते हैं एक स्टेटमेंट से। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि आर्ट इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ मैन्स क्रिएटिव सोल टू द कॉल ऑफ रियल, यानी कि कला मनुष्य की जो सृजनात्मक आत्मा है, जो क्रिएटिव सोल है, क्रिएटिव सोल मतलब जिसमें वो कुछ क्रिएटिविटी करता है, उसकी कॉल है, उसकी पुकार है किसके लिए? वास्तविकता के लिए। उसका एक रिस्पॉन्स है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि स्टेटमेंट पूरा याद नहीं करना होता। आप क्रिएटिव सोल एंड रियल कॉल करके ऐसे याद कर सकते हो कि टैगोर जी ने ये बात कही थी, ठीक है। अब आती है बात कि जो आर्ट एजुकेशन है, एक्चुअली इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि आर्ट एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, इससे क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कितने टाइप की होती है एंड क्षेत्रीय कला क्या होती है, ये सब हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो मैं बता रही थी कि हाँ, आर्ट एजुकेशन का कोर वैल्यू क्या है, केंद्रिक मूल क्या है। तो सबसे पहला, लर्न विथ फन, मतलब मज़े से एकदम मस्ती करते हुए सीखते हैं, बिना किसी बैरियर के, बिना किसी अवरोध के, कोई उसमें अपने आप से सीखना कह सकते हो। तो इससे होता क्या है, इससे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो एक तो कोर वैल्यू ये हो गई कि लर्न विथ फन विदाउट बैरियर। इससे सामाजिक वो क्या बोलते हैं, स्वामित्व आता है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। एंड नेक्स्ट आ जाता है उत्तरदायित्व, स्वामित्व नहीं, उत्तरदायित्व आता है। हाँ, और सेकंड है अप्रिशिएट सिमिलैरिटी एंड सेलिब्रेटिंग डिफरेंस, यानी कि समानता को महत्व देना और असमानता का गुणगान करना। मतलब जैसे समाज में समानताएं भी हैं और असमानताएं भी हैं, लेकिन केवल समानताओं को ही महत्व नहीं देना है, बल्कि असमता जो डिफरेंसेस हैं उनको भी पहचानना है, ठीक है, और उनको भी उनका भी गुणगान करना है। तो इससे होगा क्या, इससे रिस्पेक्ट आएगी, रिस्पेक्ट फॉर द सेल्फ एंड अदर, खुद के लिए तो आएगी, साथ में दूसरे के लिए भी आएगी। तो ये कोर वैल्यूज होती हैं कला शिक्षा की। अब आता है कि जो कला शिक्षा है ना, इस यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रखी थी कला शिक्षा की, आर्ट एजुकेशन की, कि आर्ट एजुकेशन अधिगम का एक प्राथमिक रास्ता है। मतलब यहाँ मैंने शिक्षा नहीं लिखा था, तो जो कला शिक्षा है वो प्राथमिक रास्ता है किसका? अधिगम का, ठीक है। तो कला शिक्षा एक प्राथमिक रास्ता है किस चीज़ के लिए? सौंदर्य परक अनुभव के लिए, एस्थेटिक एक्सपीरियंस के लिए। एस्थेटिक एक्सपीरियंस, सौंदर्य परक अनुभव। एस्थेटिक एक्सपीरियंस समझ रहे हैं ना, इसमें मतलब सुंदरता से रिलेटेड या फिर उसकी जो खासियत होती है, टेक्सचर, शेप, साइज, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। अब यहाँ पे कला कैसे बनता है, ये जो आर्ट है ये आता कैसे? ये मानवीय कल्पना, इमेजिनेशन हो सकती है, स्किल, आविष्कार द्वारा सजित जो विचारों होते हैं उनकी अभिव्यक्ति। कोई आपने इमेजिन किया कुछ, उसको आप एक्सप्रेस कर दोगे। कैसे एक्सप्रेस करोगे? या तो आप परफॉर्म करके करोगे, ठीक है, या तो आप क्या करोगे, आपने ड्राइंग वगैरह कर दी, तो वो आपकी इमेजिनेशन ही तो थी जिसको आपने उतार दिया। इसको बोलते हैं आर्ट। अब आर्ट एजुकेशन इज़ लर्निंग, आर्ट एजुकेशन एक तरीके का अधिगम होता है बेस्ड अपॉन, अभी मैंने बताया भी कि आर्ट एजुकेशन कौन सा अधिगम का एक प्राथमिक रास्ता है, शुरुआती रास्ता है, जो कि एस्थेटिक एक्सपीरियंस के लिए तैयार करता है, ठीक है, एस्थेटिक एक्सपीरियंस के लिए तैयार करता है। अब यहाँ पे बता देते हैं कि आर्ट एजुकेशन एक अधिगम है जो डिपेंड करता है 2 क्षेत्रों पे। तो अगर पूछा जाए आर्ट एजुकेशन के कितने क्षेत्र होते हैं? 2 क्षेत्र होते हैं। पहला है दृश्य या स्पर्शनीय कला, दूसरा है निष्पादन कला। तो जो दृश्य कला होती है, दृश्य कला मतलब विजुअल, जिसको आप देख सकते हो, और स्पर्शनीय जिसको टेंजिबल, जिसको आप छू सकते हो, और निष्पादन क्या होता है? जो परफॉर्म की जाती है। अब बारी बारी से इन दोनों को समझते हैं। देखिए, जो विजुअल आर्ट होती है उसमें आपके आ जाएंगे ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, यानी कि मूर्तिकला, डिज़ाइनिंग। डिज़ाइनिंग में क्या आ जाएगा? ज्वेलरी डिज़ाइन हो रही है, पॉटरी हो रही है, वीविंग हो रही है, मतलब बुनाई, कढ़ाई, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। और फोटोग्राफी, वीडियो, फिल्म, डिज़ाइन, कंप्यूटर आर्ट, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी किसमें? विजुअल आर्ट में। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा कि जो कला होती है वो
चेतन और अचेतन मन में होती है। ठीक है, मतलब कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस दोनों माइंड में ये रहती है। आर्ट की बात की जा रही थी। तो अब यहाँ पे विजुअल का मैं बता रही थी। और देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखते हैं कि अगर एज अ शिक्षक हमको क्या करना है कि हमको कई प्रकार, अगर कला के लिए हमको उनको नेतृत्व करना है बच्चों को, तो इसमें होगा क्या, वो भी फ्रीली करना है। मतलब उसमें फॉर्मल नहीं होना चाहिए, इनफॉर्मल तरीके से। ये लाइन याद रखिएगा कि अगर हमको कला शिक्षा देनी है तो हम उसको फॉर्मली, उसको बहुत औपचारिक तरीके से नहीं करेंगे, इनफॉर्मली करेंगे, ताकि कई तरीके निकल के आएंगे। जैसे अगर हमने 35-40 बच्चों का एक ग्रुप बना दिया तो वो क्या करते हैं कि वो अपने अपने तरीके से उस काम को करेंगे। हमने मिट्टी दे दी, हमने कहा आपको कुछ बनाना है, तो वो अपने अपने तरीके से करेंगे और वो अपने अपने तरीके से अपने थॉट्स को, अपनी जो कौशल है उनको व्यक्त करेंगे। ठीक है, क्या वो सोचते हैं, क्या वो इमेजिन करते हैं, उसको व्यक्त करेंगे। तो क्लियर हुआ ना कि हमको क्या करना है, फॉर्मल नहीं करना होता है, इनफॉर्मल करना होता है। अच्छा, विजुअल का एक देखिए ऐसे होता है ना कि बच्चे अपने घर में भी तो करते हैं ना, जैसे घर में रंगोली बनाई जा रही थी, दिवाली में रंगोली बनाई जा रही, तो वो क्या हो गया, विजुअल आर्ट हो गया। या फिर उसमें दशहरे में रावण की प्रतिमा बनाई जा रही है, ये मंदिरों की जो मूर्तियाँ होती हैं वो सारी आपकी विजुअल आर्ट में आ जाती है। तो यहाँ बच्चे प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं और समझते हैं। और इससे होता क्या, इससे साथ ही साथ कल्चर का तो एक्सचेंज होता है, मतलब कल्चर आगे जाता है, संस्कृति आगे बढ़ती है, परंपरा जो प्रथाएं हैं, कस्टम है, उनका भी संचारण होता है इसी के माध्यम से। तो इसीलिए आर्ट इम्पॉर्टेंट है, आर्ट एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। अब आता है परफॉर्मिंग आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट में क्या होता है, परफॉर्मिंग आर्ट में अपनी बॉडी, फेस एंड प्रेजेंस को प्रयोग में लाया जाता है। तो जैसे कि ड्रामा हो गया, है ना, या फिर जो यहाँ लिखे तो हुए, थिएटर हो गया, म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया, पपेट्री हो गया, मैजिक, सर्कस, स्पोकन वर्ड और ड्रामा। तो ये सारे जो परफॉर्मिंग आर्ट होते हैं, इनके द्वारा अपनी बातों को या फिर विचारों को अभिव्यक्त किया जाता है। और ये बाई बॉडी का यूज़ किया जा सकता है, फेस का किया जा सकता है, प्रेजेंस का किया जा सकता है। एज ए टीचर इसके लिए हमेशा बहुत अधिक औपचारिक अधिगम की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैंने अभी बताया था ना, यही यहाँ लिखा हुआ है कि हमें एज ए टीचर इसको सिखाने के लिए, इसको करने के लिए बहुत फॉर्मल तरीका यूज़ नहीं करना है, इनफॉर्मली करना है, ताकि बच्चे अपने लेवल पे सीखें। ठीक है, और थिएटर को वैसे हिंदी में रंगशाला बोलते हैं। और ये म्यूज़िक हो गया, ये डांस हो गया। और ये जो परफॉर्मिंग आर्ट है, ये बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं अपने डे बाय डे की जो लाइफ होती है उसमें। जैसे अगर कोई त्यौहार चल रहा है या फिर कोई विवाह चल रहा है, विवाह है, कोई फंक्शन चल रहा है, तो उसमें क्या होगा कि डांस वगैरह होता है, सिंगिंग होती है, या फिर कुछ कस्टम्स होते हैं जिनमें ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो फिर ये परफॉर्मिंग आर्ट उनकी लाइफ का भी हिस्सा होता है। फिर अगेन यहाँ पे मैंने बता ही दिया था कि कला क्या होता है, चेतन और उपचेतन मस्तिष्क में होता है। मतलब कला अगर पूछी जाए, आर्ट कहाँ होता है, तो कॉन्शियस में तो होगा ही होगा और सब कॉन्शियस में भी रहता है। तो ये बात अच्छे से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं लिखना भूल गई हूँ लेकिन अगले नोट्स में डाल दूँगी। अब रविन्द्रनाथ टैगोर की फिर एक लाइन आ जाती है। अब ये लाइन आई कैसे, देखिए जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि शिक्षकों से ये बात कही गई थी कि क्या वो देखते हैं कि महान कवि अपने जीवन को कैसे देखते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर अपने जीवन को ऐसे देखते हैं कि हम लिखें, गाएं, अभिनय करें, मतलब हम राइट करें और सिंग करें, एक्ट करें, प्रत्येक ओर से अपने आप को निचोड़ दें। यह अद्भुत उत्तेजना और सांस्कृतिक समृद्धि थी। यही एग्जैक्टली एक्साइटमेंट है या जो कल्चरल प्रॉस्पेरिटी है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि रविन्द्रनाथ टैगोर का तो एक वो हो गया कि सोल वाला, क्रिएटिव सोल वाली एक लाइन है रविन्द्रनाथ टैगोर की, और एक यहाँ पे है लिखें, गाएं और कुछ भी करो और निचोड़ दो खुद को। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। ठीक, कला शिक्षा की आप प्रकृति के बारे में जानते हैं, क्या इसका क्षेत्र होता है, कैसे इसका नेचर होता है कला शिक्षा का। तो आर्ट एजुकेशन का पहला तो होता है, इससे व्यक्तिक विकास होता है, पर्सनल डेवलपमेंट होता है। पर्सनल डेवलपमेंट बच्चे का कैसे होगा कि वो उसके अंदर एक अच्छी मेमोरी आ जाएगी। जब हम आर्ट एजुकेशन देते हैं तो एक अच्छी मेमोरी आ जाती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, जो सिम्बॉलिक वो ट्रांसफॉर्मेशन, सिम्बॉलिक ट्रांसमिशन वो अच्छा कर लेता है। उसके साथ में जो लाइफ में आने वाली चुनौतियों को ग्रहण करने के लिए भी तैयार रहता है, उनको चैलेंज करने के लिए भी तैयार रहता है। नेक्स्ट आता है गेनिंग हॉलिस्टिक नॉलेज, यानी कि साकल्यवादी ज्ञान प्राप्त करना। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि इंग्लिश में लिखा करिए, तो मैं क्योंकि नोट्स अभी तो एक ही टाइम में एक ही
ऐसा ही बना सकती हूँ। तो मैं इंग्लिश में यहाँ लिख देती हूँ, साथ ही साथ मैं इंग्लिश में ज़्यादा बोलती भी हूँ क्योंकि हिंदी वाला ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो आप जो मैं बताती हूँ ना या समझाती हूँ उसको ध्यान दिया करें, क्योंकि ऑब्वियसली नोट्स मिल जाएंगे लेकिन जब तक आप उस चीज़ों को समझेंगे नहीं तो फिर नहीं होने वाला। तो पहले वीडियो ढंग से समझ लिया करें, देन आप नोट्स याद किया करें, ठीक है। तो मैं बता रही थी कि कला शिक्षा का अगला क्षेत्र होता है गेनिंग हॉलिस्टिक नॉलेज, कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट उनका होता है कैसे कि वो जो विशिष्ट रूप के अधिगम होते हैं, स्पेशल जो लर्निंग होती है उनके इतिहास के बारे में जानते हैं, विश्लेषण करने लगते हैं, एनालिसिस करने लगते हैं, इवैल्यूएशन भी खुद का करने लगेंगे, है ना। तो ये सारे गुण उनके डेवलप हो जाते हैं आर्ट एजुकेशन की वजह से, जिसकी वजह से उनका हॉलिस्टिक नॉलेज बढ़ता है, ठीक है। जीवन को सौंदर्यात्मक बनाना, तो ये तो ऑब्वियसली आर्ट एजुकेशन का बेस ही है कि एस्थेटिक एक्सपीरियंस देना। तो इससे उनकी लाइफ में एस्थेटिकल एक्सपीरियंस आता है, जैसे वो भोजन से लेकर पहनावे तक, घरों से लेकर उत्सवों तक सबका एक जो एस्थेटिक अनुभूति करने लगते हैं। उनको पता होता है कि इस घर की खासियत क्या है, या ये घर अच्छा लग रहा है तो क्यों अच्छा लग रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें वो आर्ट एजुकेशन से ही सीखते हैं, या फिर वो अगर अपने घर का जो इंटीरियर करना है तो उसमें भी अपनी राय दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आने लगती है उनमें आर्ट एजुकेशन के ज़रिए। आप खुद पे देखिए ना, हम लोग ने थोड़ा बहुत जो आर्ट एजुकेशन पढ़ा है उसी की वजह से तो ये कर पाते हैं ना कि ये घर में डेकोरेशन होनी चाहिए तो ऐसे होनी चाहिए। तो वो जो आता है वो आर्ट एजुकेशन की वजह से डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट एक संज्ञानात्मक विकास भी होता है, कॉग्निटिव स्टिमुलेशन भी होता है। इसके लिए एक रिपोर्ट आई थी 1998 में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1998 में एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था तरुण बच्चे और कला रिपोर्ट। इसमें कहा गया कि जो कला शिक्षा होती है, आर्ट एजुकेशन होती है, उससे संज्ञानात्मक, भाषा और गति कौशलों का जो विकास होता है सार्थक योगदान प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो होगा ही होगा, उसके अलावा मोटर एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट भी बढ़िया होता है, ठीक है। अब आता है शैक्षिक उपलब्धि। एकेडमिक में भी बच्चा अच्छे करने लगता है। इसकी बात हार्वर्ड गार्डनर ने कही है कि जो बहुविधि सिद्धांत है ना, तो उनके बहुविधि सिद्धांत में उन्होंने ये बात कही है कि जो आर्ट एजुकेशन होती है इससे बच्चे का एक वृहद क्षमता, उनके अंदर एक बेटर एबिलिटी डेवलप होती है। और वो जो भाषाई कि उन्होंने वो बुद्धि बताई थी ना, तो उसमें भाषाई और गणितीय बुद्धि के अलावा उनकी और अधिगम विधि का विस्तार होता है। तो मतलब ओवरऑल ये बहुत याद करने वाली बात तो थी नहीं, इसीलिए मैंने लिखा नहीं। तो यहाँ पे एकेडमिक में आप ऐसे याद रख सकते हो कि उनके अंदर एक बेहतर एग्जीक्यूशन की क्षमता आ जाती है। वो डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें पार्ट लेने लगते हैं। हाई थिंकिंग स्किल डेवलप हो जाती है आर्ट एजुकेशन की वजह से। तो ये सारे फ़ायदे होते हैं। अब आते हैं संप्रेषित संदेश करते हैं। आर्ट एजुकेशन से वो क्या करते हैं कि वो जो मैसेज है उसको कन्वे कर सकते हैं। जैसे अगर नुक्कड़ नाटक देखा जाए या फिर कोई पोस्टर बनाना है, तो अगर हम लोग स्कूल में पोस्टर बनाने को देते हैं तो बच्चे अपने अकॉर्डिंग पोस्टर बनाएंगे। जैसे मुझे याद है कि एक बार हम लोग ने सेव अर्थ का ऐसे दिया था अपने इंटर्नशिप के टाइम में बच्चों को। तो वो ऐसे करके बना के लाई थी कि अर्थ बनाया था, देन उसके ऊपर पेड़ वेड़ ऐसे बना दिए थे। तो वो बच्चे की क्रिएटिविटी दिखाता है कि उन्होंने वो इमेजिन किया, देन उसको वहाँ बनाया, ठीक है। तो इस तरीके से वो मैसेज कन्वे कर सकते हैं। एंड व्यवसाय के विविध विकल्प। आर्ट एजुकेशन केवल बच्चे का डेवलपमेंट नहीं करता, बल्कि उसके अलावा वो उसको एक व्यावसायिक प्रोफेशन के रूप में भी काम दिला सकता है। जैसे वो एक आर्किटेक्ट बन सकता है, एक अभिनेत्री बन सकती है या अभिनेता बन सकता है, एक्टर, एक्ट्रेस, सिंगर, डांसर बन सकता है। तो ये आर्ट एजुकेशन से संभव होता है। तो उसको एक व्यवसाय के रूप में भी फ़ायदा दे सकता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ये सारे पॉइंट क्या हैं। इनको लिखा भी जा सकता था डिटेल में, लेकिन मैंने लिखा नहीं क्योंकि समझना आई थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इससे क्या क्या होता है। अब आ जाता है कि कला शिक्षा का महत्व। तो कला शिक्षा का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारे पॉइंट सिर्फ समझने वाले हैं। फ्री एक्सप्रेशन का विकास होता है, मतलब फ्रीली अपने आप को बच्चे एक्सप्रेस कर सकते हैं। उनके अंदर क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट होता है। सेल्फ एनालिसिस, स्व विश्लेषण कर सकते हैं। स्व सम्मान की भावना आती है, स्व डिसिप्लिन की भावना आती है, सेल्फ डिसिप्लिन उनके अंदर डेवलप होता है। प्रैक्टिकल एप्टीट्यूड एंड थिंकिंग, व्यवहारिक अभिरुचि और चिंतन का विकास होता है। कला, जाति, धर्म ये सब नहीं देखती। मतलब अगर जो आर्ट है तो आर्टिस्ट क्या उसका कोई जाति होती है या कोई धर्म होता है, क्या कोई भाषा होती है, नहीं ना। किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी बच्चे में ये चीज़ डेवलप हो सकती है, इसका विकास किया जा सकता है। तो कला जाति, मत, धर्म और राज्य राष्ट्र से मुक्त होता है।
रिच टेस्ट ऑफ ब्यूटी का विकास होता है। अगर किसी के अंदर आर्ट एजुकेशन अगर दी जाती है तो उसको जो एस्थेटिक एक्सपीरियंस है, एस्थेटिक सेंस है, उसका विकास हो जाता है उसके अंदर। जैसे उसको पता होता है कि हाँ इसकी खासियत क्या है, इसमें सुंदरता क्या है। सुंदरता का सेंस ये नहीं होता कि वो अच्छा ही लगे, हर एक व्यक्ति के लिए सुंदरता अपनी अपनी होती है। जैसे कहा जाता है ना कि सुंदरता देखने वाले की नज़रों में होती है, तो ये उसकी बात की जा रही है। पॉजिटिव एनर्जी का विकास होता है एंड परफॉर्मर जो होता है ना, और सेम टाइम पे जो कला शिक्षा अगर जो दी जाती है, या कला शिक्षा से जो परफॉर्मर क्या होता है, जो परफॉर्म करता है। जैसे अभी हमने परफॉर्मिंग आर्ट पढ़ा, नुक्कड़ नाटक कोई कर रहा है या पोस्टर बना रहा है या फिर जोकर है ना, तो वो परफॉर्मर हुआ। तो वो वास्तविक पुनर्जागरण के लिए लर्नर के ध्यान को शामिल करते हैं। ठीक है, इसके द्वारा वो कुछ एक मैसेज दे सकते हैं, है ना। तो ये जो विकास होता है ये भी संभव है कला शिक्षा से। और साथ ही साथ कल्चर, कस्टम, इनको भी आगे ले जाने का काम होता है, इनको भी बढ़ावा देते हैं, संस्कृति को बढ़ावा देते हैं और कस्टम को बढ़ावा देते हैं। जैसे अगर कोई त्यौहार होता है तो फेस्टिवल में क्या करते हैं, बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, तो उससे भी तो वो सीख ही रहे हैं और कहीं ना कहीं वो आर्ट एजुकेशन का ही पार्ट है। ठीक, अब हम जानते हैं दृश्य कला की आवश्यकता और महत्व। तो दृश्य कला यानी कि विजुअल जो आर्ट है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और क्या क्यों नीड है, क्यों रिक्वायरमेंट है। तो दृश्य कला का मतलब होता है दृष्टि, ठीक है, जिसको आप देख सकते हो। अभी हमने इसका एग्जाम्पल भी देखा, जैसे पेंटिंग, ड्राइंग और ये डिज़ाइनिंग वगैरह। इस प्रकार का संवेदी अनुभव अधिक समय तक चलता है क्योंकि हम इसको अपने सेंसेस से ग्रहण करते हैं। जैसे हमने कोई मूर्ति देखी तो उसको हम अपने सेंसेस से अपने आँख, नाक, मुँह, इनके द्वारा हम उनको ग्रहण करते हैं, उनको हम फील कर सकते हैं, वो महसूस कर सकते हैं। तो क्योंकि इससे एक से अधिक संवेदी अंग शामिल होते हैं तो ये ज़्यादा समय तक हमारे पास रहता है। इससे जो ली गई नॉलेज होती है वो ज़्यादा समय तक रहती है। कहते हैं ना कि जब हम पिक्चर्स के द्वारा पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा टाइम तक रहता है, जब हम सिर्फ सुनते हैं तो वो नहीं रहता है। इसीलिए जैसे लिखा है तो आपके अगर कोई माइंड मैप बना दिया जाता है तो वो ज़्यादा टाइम तक हमारे माइंड में रहता है। तो ये उसी से संबंधित है। अब अरस्तु कहते हैं कि द एम ऑफ आर्ट इज़ टू प्रेजेंट नॉट the outward appearance of the thing but their इनवर्ड सिग्निफिकेंस। मतलब जो आर्ट है, आर्ट का, कला का जो एम है, मेन जो एम है, वो ना सिर्फ बाहर जो अपीयरेंस है उसको रिप्रेजेंट करना, जब बल्कि जो आंतरिक महत्व है उसको भी दिखाना। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि अरस्तु ने आर्ट को लेकर के कहा है कि बाह्य प्लस आंतरिक, यानी कि आउटवर्ड एंड इनवर्ड दोनों को रिप्रेजेंट करना ही कहलाता है आर्ट, या आर्ट का मेन एम है। ठीक है, अब आता है निष्पादन कला की क्या आवश्यकता है। तो निष्पादन कला की आवश्यकता के बारे में जानते हैं। निष्पादन कला की आवश्यकता और महत्व। इसमें सबसे पहले निष्पादन कला में कई टाइप है ना, तो उसमें से एक आ जाता है डांस वाला। तो डांस वाले में क्या होता है कि इससे कि मतलब क्या मिलता है डांस से, कि किस चीज़ का विकास होता है। तो गति और अभिव्यक्ति आती है, मोशन एंड एक्सपीरियंस आता है, क्योंकि इसमें डिफरेंट तरीके से जो फॉर्म्स होते हैं उनके द्वारा जो गति संचालन होता है बॉडी का, वो सारे, और एक्सप्रेस करना खुद को। विचार और अंतःप्रेरणा, आइडियाज़ और इंस्पिरेशन, इसमें अलग अलग तरीके के एक्सप्रेशन को वो व्यक्त करते हैं, विचारों को व्यक्त करते हैं। जिससे अगर आपने डांस फॉर्म में देखा होगा कि क्रोध, करुणा, साहस, घृणा, इन सब को वो अपने एक्सप्रेशन के द्वारा व्यक्त करते हैं। एंड वस्तुओं की समझ, उनके पास एक डांस के द्वारा एक सेंस आ जाता है समझने का। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आर्ट का हो गया। अब नेक्स्ट है ड्रामा। ड्रामा में क्या होता है कि विचार और अंतःप्रेरणा, जो उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग, आइडियाज़ और इंस्पिरेशन होता है, वो कहाँ से आता है, उनकी इमेजिनेशन से आएगा, पर्यावरण से आएगा, आसपास से आएगा, इतिहास, मीडिया, ऐसे बहुत सारे माध्यम हैं जिनके द्वारा इनका विकास होता है। जो नाटकों के लिए जो विचार आते हैं, ये बात की जा रही है, वो विचार कहाँ से आएंगे, वो या तो उन्होंने इमेजिन किया होगा, या कहीं मीडिया में देखा होगा, या किसी के पर्सनल एक्सपीरियंस के द्वारा आता है। मुखौटा जादू। मुखौटा जादू का मतलब होता है जब हम वो जो चेहरे पर मास्क लगाया जाता है उसके द्वारा, ये एक प्रतीकात्मक चरित्र प्रस्तुत करता है। मतलब किसी कोई एक सिंबॉलिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी ने मान लीजिए 10 मुंह लगाए हुए हैं तो वो एक टाइप का मुखौटा है ना, तो 10 मुंह का मतलब वो रावण को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से अगर किसी ने वो पंखुड़ी, मोर पंख लगाया हुआ, नीला शरीर, तो वो आप कृष्ण जी को रिप्रेजेंट करता है। साहित्य को जवाब। साहित्य को जवाब में ड्रामा में क्या होता है, हम लोग साहित्य, जैसे अगर किसी ने बुक लिखी, उस बुक के ऊपर कोई ड्रामा क्रिएट कर दिया गया, तो जो लोग कहानियाँ होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, उनको अभिनव करके
एक्टिंग करके बनाना, तो साहित्य को एक रिस्पॉन्स किया जाता है। और वस्तुओं की समझ तो ऑब्वियसली डेवलप होती है कि नाटक से जो विचार जो आते हैं उनके ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है और बच्चे अच्छे से सृजन करने लगते हैं। अब आता है म्यूज़िक। और म्यूज़िक से क्या होता है, लर्निंग टू हियर, सुनने की क्षमता अच्छी हो जाती है। लर्निंग, ये आपस में ना ये रिलेट भी करते हैं म्यूज़िक से। ये लोग ये जो ऊपर वाले हमने फॉर्म्स पढ़े हैं, डांस एंड ड्रामा, ये रिलेट भी होता है। अब आ जाता है बाल कला। बाल कला को जानना ज़रूरी है कि आर्ट, चाइल्ड आर्ट क्या है, बच्चे क्या करते हैं। तो बच्चे लव ऑफ ब्यूटी इज टेस्ट, ये एक लाइन है कि लव ऑफ ब्यूटी इज टेस्ट एंड द क्रिएशन ऑफ ब्यूटी इज आर्ट। ठीक, कि सुंदरता को प्यार करना स्वाद है, लेकिन सुंदरता का सृजन करना कला है। तो अगर पूछा जाए क्रिएशन ऑफ ब्यूटी, सुंदरता का जो बनाना होता है, सुंदरता को बनाना इज़ अ आर्ट। ठीक, बहुत अच्छी प्यारी सी लाइन है। अब यहाँ पे जो बाल कला की समझ है, चाइल्ड आर्ट है, उनमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप होती हैं। दृश्य कला, तो दृश्य कला कैसे डेवलप होती है, वो स्टार्टिंग किससे करते हैं, पेंसिल के द्वारा करते हैं। जो ड्राइंग या पेंसिल करते हैं, स्टार्ट में चलाते हैं, इसको, इस एक्टिविटी को बोलते हैं घिसना या फिर स्क्राइबिंग। ठीक है। अमूर्त आकृति क्या होती है, अमूर्त आकृति में ये अब यहाँ पे बताया जा रहा है बच्चों में कैसे विकास होगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सबसे पहले क्या हो जाता है, विजुअल आर्ट में ये आ जाता है। एंड सेकेंड आता है एब्स्ट्रैक्ट फिगर। इसमें 3 वर्ष तक जो बच्चा होता है वो एक समान सा चित्र बनाने लगता है, कुछ सर्किल एंड कुछ लाइन्स को जोड़ करके। तो कितने वर्ष तक, 3 वर्ष तक बनाने लगता है। जैसे इसमें यहाँ बनाया ना कि एक राउंड सा मुँह बनाएगा, उसकी आँखें बड़ी बनाएगा कि अच्छा खासा दिखा तो वही ले लेता है, और हाथ पैर बनाना तो भूल ही जाता है। ठीक है, तो ये मुंह बना दिया एंड यहीं से उसने बाहें निकाल दी होती हैं, ऐसे करके बाहें, हाथ पैर बनाना भूल जाता है। तो यहाँ पे ये आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट फिगर में। नेक्स्ट आता है सिम्बोलिज्म। अब 5 वर्ष तक जो बच्चे होते हैं वो इमेज की, उनके पास एक वोकैब तैयार हो जाती है। जैसे 5 वर्ष के बच्चे के पास, उनके पास एक पूरा एक क्या बोलते हैं वोकैब को हिंदी में, अभी नहीं आ रहा है, लेकिन वो तैयार हो जाती है। उसमें क्या हो जाता है कि एक उनको पता होता है कि हाउस बनाना है, कैट बनाना है। और कैट में भी क्या करते हैं, जैसे उन्होंने एक ही टाइप का फिगर ले रखा है, ये ऐसे करके, मेरी आर्ट थोड़ी सी अच्छी नहीं है तो उसमें उन्होंने कलर के हिसाब से या फिर जो वो होता है ना कि डॉट्स वगैरह के हिसाब से वो अलग अलग कर देते हैं, वर्गीकरण कर लेते हैं कि कुत्ता है, ये बिल्ली है। तो एक उनके पास एक गिने चुने जो वो इमेज होती है वो वही बनाते हैं। बेसिक शेप आर कार्ड सिंबल्स। जो बेसिक शेप बनाते हैं उनको सिंबल कहते हैं, और हर बच्चे का यूनिक सिंबल होता है। हर बच्चे का मतलब बनाने का तरीका अपना ही रहेगा। मान लो घर बना दिया तो कि कोई ऐसे यहाँ पे दरवाज़ा दे रहा है, तो कोई साइड में दरवाज़ा दे रहा है और खिड़की दे रहा है, ऐसे करके। तो ये हो गया आपका सिम्बोलिज्म। देन फोर्थ इसका होता है चाइल्ड आर्ट में कि रियलिज्म आ जाता है उनके में। बच्चे जैसे और बढ़ते हैं, अब वे अपने प्रतीकों को सीमाएं ढूंढने लगते हैं, कि उनको लिमिट करने लगते हैं, कि उनकी सिंबल्स की एक लिमिट हो जाती है, वो हो जाता है रियलिज्म। निष्पादन कला, परफॉर्मिंग आर्ट, ताली बजाना, प्रतिक्रिया देना, डांस करना, ये परफॉर्मिंग आर्ट भी उनके अंदर डेवलप होती है। अब आते हैं थेरापेटिकल। ठीक है, थेरेपी जिसमें दी जाती है, चिकित्सीय। तो आर्ट थेरेपी से क्या फ़ायदे होते हैं, जो आर्ट कला शिक्षा से कुछ फ़ायदे हैं जिनका यूज़ करके ऑटिज्म से जो ग्रसित बच्चे होते हैं, ऑटिज्म एज अ काइंड ऑफ डिसीज़, जिससे जो बच्चे ग्रसित होते हैं वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं आर्ट के द्वारा। जैसे अगर कोई किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हो रखा होता है तो वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं किसी से। जैसे किसी ने वॉर वगैरह, युद्ध वगैरह में युद्ध देखा है, अपनों को खोया है, तो आपने देखा होगा कि वो बच्चे अपने से इतना वो नहीं करते। जैसे तारे ज़मीं, याद होगा तारे ज़मीं पर जो मूवी थी, उसमें वो क्या करता था कि ज़्यादा वो बोलता नहीं था, लेकिन अपने आर्ट के द्वारा अपने विचारों को वो व्यक्त करता था। तो यहाँ पे भी वही बात की जा रही है, जो डरे हुए बच्चे होते हैं वो खुद को आर्ट से ही एक्सप्रेस करते हैं। तो ये हो गया आपका चाइल्ड आर्ट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि चाइल्ड आर्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी विशेषताएँ होती हैं। तो ये यहाँ से होता है ख़त्म। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्षेत्रीय कला। रीजनल आर्ट क्या होती है और रीजनल क्राफ्ट क्या होता है। किसी क्षेत्र में जो उनकी ट्रेडिशनल कल्चर को प्रस्तुत करता है, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में जो उनकी कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम बोलते हैं रीजनल आर्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मधुबनी पेंटिंग का देखें तो मधुबनी पेंटिंग बिहार में है, तो बिहार
के जिस भी ज़िले की है वो, तो वहाँ की वो रीजनल वो आर्ट हो जाती है। ठीक है, अब आता है विविध इसकी और क्या विशेषता होती है कि विविध समुदाय समूह का होता है। ये जनजाति किसी जनजाति का हो सकता है, धार्मिक रूप से हो सकता है, व्यावसायिक हो सकता है, कुछ ज्योग्राफिकल आर्ट हो सकती है, उसको प्रस्तुत करना होता है। अशिक्षित जो कलाकार होते हैं कि एक समुदाय का कार्य है। इसमें अधिकतर देखा गया है कि जो इलिटरेट होते हैं आर्टिस्ट उनके वो अपनी कम्युनिटी के काम के रूप में वो लेते हैं। ठीक है, और इसको आगे की पीढ़ी में पहुंचाना भी उनको होता है। तो आपने देखा होगा कहीं कहीं अगर किसी के यहाँ कुछ ऐसा यूनिक सा हो रहा है कहीं कुछ कुछ गाँव में, तो वहाँ पे कई पीढ़ी से चलता हुआ आता है। जैसे जो मटके वटके बनाए जाते हैं डिज़ाइनिंग वाले, तो उनके यहाँ कई पीढ़ी से ये चीज़ चली आ रही होती है। उनका खुद का एस्थेटिक होता है, मतलब उनका सौंदर्य बोध खुद का होता है अपने तरीके। जैसे अगर किसी के लिए, हम लोगों के लिए ये डिज़ाइन बहुत अच्छा है, लेकिन उनके लिए उनका एक पर्टिकुलर बना आता है कि जैसे हम कहते हैं कि इस जनजाति का ऐसा वाला डिज़ाइन रहता है। तो ये जैसे मधुबनी है, तो मधुबनी उनकी एक आर्ट है। ठीक है, तो उनका खुद का एक सौंदर्य बोध डेवलप होता है। दृश्य कला, अब दृश्य कला में जो विजुअल आर्ट होता है उसमें वो चीज़ों को यूटिलाइज़ भी करते हैं। जैसे कागज़ है, मिट्टी है, कपड़ा है, उसी से वो चीज़ें बनाते भी हैं। तो इस तरीके से ये आ जाता है रीजनल आर्ट और रीजनल क्राफ्ट। तो जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, एलिमेंट्री एजुकेशन होती है, उसके साथ इसका क्या संबंध होता है? तो इससे बच्चे क्या करेंगे, बच्चों को हमें क्या करना है एज ए टीचर, हमें बच्चों को सेंसिटिव बनाना है इन चीज़ों के प्रति, कि वो संस्कृति से परिचित हों, कल्चर से परिचित हों, कि देखो ऐसे भी होता है हमारे यहाँ संस्कृति में, ये आर्ट भी है। शिल्पकारों के कौशल की कदर और सम्मान विकसित होता है। जो आर्टिस्ट हैं उनके प्रति हमें सम्मान, क्योंकि एज ए टीचर जब हम करेंगे तो बच्चे खुद ही करेंगे कि ये जनजाति इस चीज़ ये इस आर्ट को बनाने का काम करती है, या फिर ये पेंटिंग वगैरह बनाती है, और इसके प्रति हमें सम्मान देना चाहिए। ठीक है, तो आगे पीढ़ी में पहुँचाने और संरक्षण देने में भी ये हमें शिक्षा के द्वारा ये मदद मिलती है। अगर शिक्षा दी जाती है तो ये कहीं ना कहीं बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, फिर बच्चे सीखेंगे, तो ये आगे की पीढ़ी में ही तो पहुंच रहा है। अब आते हैं लोक पदार्थ क्या होते हैं। तो फोक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जो हैंडमेड टैंजिबल आइटम होते हैं। ये पहली बात तो हैंडमेड, हाथ से बने हुए होते हैं और जिनको आप छू सकते हो, जो लोग बनाते हैं और ग्रुप में शेयर करते हैं। इसमें लोग बनाते हैं और अपने ग्रुप में शेयर करते हैं। ठीक है, कोई बनाता कोई एक ही है, लेकिन ये पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। लोग का मतलब ये होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक, इसमें स्किल, आइडियाज़, ब्यूटी, कलर, ये सारी विशेषताएं होती हैं। ये स्पेशल ओकेजन पर प्रयुक्त किए जाते हैं। कोई पर्टिकुलर कोई विशिष्ट ओकेजन है, कभी कभी ऐसे अपने काम के लिए, व्यवसाय के लिए भी बनाते हैं वो लोग, और कभी कभी किसी ओकेजन पे वो बनाने का काम करते हैं। इससे एक समुदाय की क्षमता, समझ की एक झलक मिलती है। तो इससे एक और चीज़ पता चलती है कि इस समुदाय की क्या थिंकिंग है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या एबिलिटी है, उसका भी पता चलता है। जैसे एग्जाम्पल के मधुबनी पेंटिंग बताई गई है, पट्टचित्र बताया गया है, पिचुई, अल्पना, कोलम, ये सारी आपकी रिचुअल लोक कला है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस चैप्टर में कुछ दे रखे थे आर्ट फॉर्म्स, उनको मैंने यहाँ पे बुक का ही पेज लगा दिया है। तो एक बार चाहें तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि कोलम या अल्पना कहाँ की आर्ट है। तो केरल और वेस्ट बंगाल की चित्रकारी है। फुलकारी कहाँ की है, पंजाब की है। हस्तखंड छपाई जो है वो सांगनेर का है। तो कोलम और अल्पना अच्छा है। फुलकारी पंजाब का है। जैसे पंजाब एक फूल जैसे से समझ लीजिए, तो वहाँ पे फुलकारी हो गई। शास्त्रीय संगीत जो होते हैं, निष्पादन कला है जिसको परफॉर्म किया जाता है, जिसमें हिंदुस्तानी और कर्नाटक शैली हो गई। शास्त्रीय नृत्य में कथक, भरतनाट्यम, कथकली, तो ये हो जाते हैं। कथक कहाँ का है, यूपी का है ना। तो इस तरीके से शास्त्रीय नृत्य हो जाते हैं। क्षेत्रीय संगीत, सूफी, बाउल, गिद्दा, ये सारे आपके रीजनल जो क्या बोलते हैं उसको, म्यूज़िक हो गया। क्षेत्रीय नृत्य, ऐसे रीजनल डांस में भांगड़ा, रास, बिहू आ जाता है। कठपुतली, दस्ताना वाला पुतली, जैसे पावा कथकला, साखी कुंडेई नाचा। ये देखिए अब कठपुतली में इन दोनों का नाम है कि पावा कथकला क्या है, तो ये कठपुतली से संबंधित है। साखी कुंडेई क्या है, ये भी कठपुतली से संबंधित है। अब यहाँ पे कुछ कलाकार के नाम दे रखे हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं कि माली महापात्र, ये गंजीबा कार्ड, विजय जोशी ये चित्रकारी करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये दे रखा हुआ है। ये लोक गायक हैं। इन लोक गायक में हमने देखा होगा तीजन बाई अब छत्तीसगढ़ की हैं। यहाँ पे कुछ लोक गायक के नाम दे रखे हैं, कुछ लोक नृत्य दे रखे हैं, और
ये आपका आ जाता है, हाँ, जहाँ जो स्टेट्स है वो आप याद कर लीजिएगा। ये कुटियाट्टम प्राचीन संस्कृत थिएटर का एकमात्र अवशिष्ट नमूना है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो कुटियाट्टम है वो संस्कृत जो थिएटर होते थे पहले के टाइम में, थिएटर चलते थे, उसका एक नमूना है कुटियाट्टम, संस्कृत में। गुजरात का भवाई रूप, बंगाल में जाता चलता है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मालवा के लोकप्रिय स्वांग चलते हैं, कर्नाटक में यक्षगान है, ये डांस फॉर्म है। कथकली नृत्य नाटक का एक प्रकार है जो केरल का है, कथकली और भरतनाट्यम दोनों ही केरल के हैं। अब नेक्स्ट है कठपुतली कलाओं के प्रकार, ठीक है। तो कठपुतली कलाओं में केरल आ जाता है, केरल में पावा कथकली, जो कठपुतली वाला भी हमने पढ़ा था ना, ये पावा कथकली कहाँ का है, केरल का है। और साखी कुंडई नाचा उड़ीसा का है, साखी कुंडई नाचा उड़ीसा का है। पश्चिम बंगाल का पुतुल नाच है, पश्चिम बंगाल का पास है पश्चिम बंगाल, पास है पुतुल नाच। और पावा कथकली, कथकली क्योंकि केरल का है तो ऐसे याद रखिएगा, कथकली से केरल हो जाता है। आई थिंक मोहिनी अट्टम भी केरल का ही है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं भूल गई हूँ उधर। उड़ीसा का साखी कुंडई नाचा हो गया। अब आंध्र प्रदेश का देखते हैं, आंध्र प्रदेश का हो गया थोलू बोम्मा लता आंध्र प्रदेश का है, तो गालू, और केरल का तोलपावा। ऐसे करके आप चाहें तो यहाँ लिख के याद कर सकते हैं। खैर, और बाकी का जो इम्पोर्टेंट था चैप्टर से वो मैंने अपने नोट्स में शामिल ही कर दिया है। आप चाहें तो इसको मिस कर सकते हैं, क्योंकि ये एक आपका जनरल अवेयरनेस में पढ़ेंगे तो हो सकता है वहाँ से ही आपको याद हो जाए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, शेयर कर दीजिएगा वीडियो।